नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जैव मनोविज्ञान। जी। मतलब ये कि कैसे हमारे शरीर की ग्रंथियां, हमारी भावनाएं और हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, जिसे साधना कहते हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास जैव मनोविज्ञान, ग्रंथि, भावना और साधना से जुड़े कुछ अंश हैं जिन पर हम गौर करेंगे। बिल्कुल, ये स्रोत असल में शारीरिक प्रक्रियाओं, मानसिक स्थितियों और साधना के बीच एक अनोखा सा रिश्ता बताता है। हाँ, तो आज का मिशन यही है, समझना कि हमारा ये अंदरूनी जैविक यंत्र, मतलब ये बायोलॉजिकल मशीन, ये काम कैसे करती है और क्या हम इसे प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल, और कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए इस गहरे विषय में उतरते हैं। तो पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो ये कि हमारा शरीर एक किस्म का जैविक यंत्र है। हाँ। और इसे चलाती हैं हमारी ग्रंथियां और उपग्रंथियां। एक बात जो मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगी, क्या? वो ये कि जैसे शर्मीलापन है, वो भावना हमारे मणिपुर चक्र, मतलब नाभि के पास का जो केंद्र है, उसके पास की किसी ग्रंथि से जुड़ी हो सकती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब ग्रंथियों से जो हार्मोनल स्राव निकलते हैं, वो सीधे हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार, हमारे बर्ताव पर असर डालते हैं। अच्छा। और यही वजह है कि एक ही ग्रंथि से, मान लीजिए स्राव थोड़ा कम हुआ या थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उससे बिल्कुल अलग मानसिक हालत बन सकती है। जैसे आपने कहा, शर्मीलापन बढ़ सकता है या शायद घट भी सकता है। वाह। तो ये दिखाता है कि शरीर और मन कितने गहरे जुड़े हैं। और यहीं से मतलब बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कैसे? स्रोत कहता है कि आध्यात्मिक साधना, मतलब कुछ खास तरह की मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज, जी। वो इस जैविक यंत्र पर, इस मशीन पर कंट्रोल पाने का एक तरीका है। अच्छा। एक उदाहरण भी दिया है। जैसे एक बूढ़े और एक जवान आदमी में बहस हो रही है। आमतौर पे क्या होता है, गुस्सा आ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहता है कि अगर अनाहत चक्र, जो दिल के पास माना जाता है, उससे जुड़ी ग्रंथियों को साधना से प्रभावित किया जाए, तो वही गुस्से वाली प्रतिक्रिया एक शांत, संयमित प्रतिक्रिया में बदल सकती है। इसके पीछे का विचार ये बताया गया है कि साधना हमारे नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स में, मतलब शरीर में जो संदेश ले जाने वाले बारीक धागे हैं, हाँ, उनमें असल में बदलाव ला सकती है, फिजिकल चेंजेस। अच्छा, सच में? जी। और इन बदलावों से ग्रंथियों का स्राव बदलता है और नतीजा, हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स भी बदल जाते हैं। अरे वाह। लेखक का तो ये भी मानना है कि मानव जीवन का एक मुख्य उद्देश्य ही साधना है, ताकि आध्यात्मिक उन्नति हो सके। मतलब हम अपनी भावनाओं के, अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बन सकें। हाँ, बिल्कुल, स्वयं पर नियंत्रण। तो ये तो हुई साधना की बात, कि कैसे हम अपने अंदर के सिस्टम को समझें और शायद बदलें भी। पर स्रोत सिर्फ हम इंसानों तक ही नहीं रुकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और पहलू जो ध्यान खींचता है वो ये है कि ये जैव मनोविज्ञान सिर्फ मनुष्यों का नहीं है। अच्छा। इसमें जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा, हाँ। उनके मनोविज्ञान की भी बात की गई है। क्या बात है। लेकिन जानवरों का मनोविज्ञान तो समझ आता है, पर एक कोशिकीय जीव? हाँ, और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर निर्जीव वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, इनके भी अपने लक्षण या गुण बताए गए हैं। निर्जीव वस्तुओं के, सोना चांदी के, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो सोचते हैं? नहीं नहीं, सोचने की बात नहीं है। दृष्टिकोण ये है कि हमें अपने आसपास की हर चीज की, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उसकी मूल प्रकृति, उसके स्वभाव को समझना चाहिए। अच्छा। जैसे सोने का अपना एक गुण है, चांदी का अपना, पत्थर का अपना। उन्हें समझकर हम उनके साथ सही ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग इंसानों के स्वभाव को समझकर व्यवहार करते हैं। हाँ। समझ गया। मतलब हर चीज के साथ उसके स्वभाव के अनुसार पेश आना। बिल्कुल, लक्ष्य यही है। और ये चीज मनोविज्ञान के दायरे को बहुत बहुत बड़ा कर देती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस सब समझने का, ग्रंथियों को, भावनाओं को, साधना को, आखिर लक्ष्य क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार अपने इस जैव मनोविज्ञान को समझना और फिर साधना के जरिए उसे सकारात्मक रूप से बदलना। हाँ। ये सिर्फ एक पर्सनालिटी चेंज या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता नहीं है। तो फिर ये व्यक्ति को जो सामान्य मानव मनोविज्ञान की सीमाएं हैं, उनसे आगे ले जा सकता है। वाह। एक तरह से दिव्य मानव बनने की दिशा में कदम। दिव्य मानव? हाँ, मतलब अपनी सीमाओं से परे जाना,
संक्षेप में कहें तो ये स्वयं पर विजय पाने और जीवन का जो परम उद्देश्य माना गया है, आध्यात्मिक उन्नति, उसे पाने का एक रास्ता सुझाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे हमारी जो बायोलॉजिकल बनावट है, हमारी भावनाएं हैं और हमारी आध्यात्मिक क्षमता, ये सब एक तरह से एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। जी हाँ। और साधना इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी मशीनरी को बेहतर बनाने की एक चाबी हो सकती है। ये अपने आप में ही कितना शक्तिशाली विचार है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है ना? क्या? अगर हम ये माने, जैसा स्रोत कहता है, कि निर्जीव वस्तुओं के भी अपने लक्षण या स्वभाव होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, तो फिर अपने आसपास की हर चीज की प्रकृति पर सचेत रूप से ध्यान देना सिर्फ जीवित प्राणियों पर ही नहीं बल्कि वस्तुओं पर भी, ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को कैसे बदल सकता है? सही बात है। हमारी आपसी बातचीत, दुनिया को देखने का नजरिया, क्या ये बदल सकता है? क्या इससे हम अपने पर्यावरण और अपने आसपास की चीजों के साथ ज्यादा तालमेल बिठाकर जी सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। कोशिश ये समझने की है कि महाभारत का शायद एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब भी है। बिल्कुल। ये सोच कि ये महाकाव्य असल में हमारी चेतना, हमारे अंदर की जो कश्मकश है, उसकी कहानी है। हाँ, हजारों साल पुरानी कहानी, पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं दिशाओं की अवधारणा से। स्रोत कहते हैं 10 दिशाएं हैं, 6 मुख्य, 4 कोने। ठीक है, ये तो भूगोल जैसा लगता है, पर कहानी में इसका क्या काम? हाँ, यहीं से बात दिलचस्प होती है। देखिए, स्रोत मन की तुलना करते हैं धृतराष्ट्र से। अंधे राजा धृतराष्ट्र से। अच्छा। सोचिए, हमारा मन भी तो है। बिना सही नजरिए के, बिना विवेक के वो दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाता। मतलब जैसे धृतराष्ट्र बिना संजय की आंखों के कुछ देख नहीं सकते थे। ओह। मतलब मन अपने आप में अंधा है। उसे देखने के लिए विवेक यानी संजय चाहिए। बिल्कुल सही। विवेक ही मन की आंखें हैं एक तरह से। और फिर वो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, इतनी बड़ी संख्या 100, ये क्या है? हाँ, 100 पुत्र। स्रोत कहते हैं कि ये मन की 100 बाहरी अभिव्यक्तियां हैं, आदतें या प्रवृत्तियां कह लीजिए। 100 कैसे? जैसे 10 दिशाएं हैं ना, तो हर दिशा में 10 तरह की इच्छाएं या भटकाव, कुल मिलाकर 100 तरीके जिनसे हमारा मन बाहर की दुनिया में उलझता है। अच्छा। आज के जमाने में सोचिए, कितने सारे नोटिफिकेशंस, कितनी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। वो सब एक तरह से ये 100 पुत्र ही हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल आज की बात लगती है। तो ठीक है, अगर कौरव बाहरी भटकाव हैं, तो पांडव, वो तो नायक हैं कहानी के। बिल्कुल। और यहीं पर यह व्याख्या और गहरी और ज्यादा अंदरूनी हो जाती है। स्रोत कहते हैं पांडव सिर्फ ऐतिहासिक पात्र नहीं है, तो फिर वो हमारे अंदर के 5 मूल तत्व हैं, पंचमहाभूत। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि। हाँ, वही, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र, जिन्हें हम चक्र कहते हैं, उनसे सीधे जुड़े हैं। चक्रों से जुड़े हैं? वाह, ये तो बहुत अलग नजरिया है। जी, ये हमारी अंदरूनी शक्तियां हैं एक तरह से, जिन्हें संतुलित रखना जरूरी है। तो 5 तत्व, 5 पांडव, ये कैसे जुड़े हैं? कौन सा तत्व कौन सा पांडव है? हाँ, बताता हूं। देखिए, सहदेव हैं पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र, स्थिरता, हमारी जड़ें। ओके, स्थिरता, सहदेव। नकुल हैं जल तत्व, स्वादिष्ठान चक्र, उनके नाम में ही है न प्लस कुल, बिना किनारों के बहना, लचीलापन। नकुल, जल। ठीक है। अर्जुन है अग्नि तत्व, मणिपुर चक्र, शक्ति, ऊर्जा और हाँ, संतुलन के लिए एक निरंतर संघर्ष। अर्जुन और संघर्ष, ये तो समझ आता है। बिल्कुल। आज की जिंदगी में संतुलन बनाना कितना बड़ा संघर्ष है ना? काम, रिश्ते, अपनी इच्छाएं, ये सब। सही बात है। फिर है भीम, वायु तत्व, अनाहत चक्र, प्राण शक्ति, हमारी जीवन ऊर्जा, सांस। भीम, वायु। और युधिष्ठिर? और युधिष्ठिर हैं आकाश या ईथर तत्व, विशुद्ध चक्र। उनके नाम का मतलब ही है युधि प्लस स्थिर, यानी युद्ध या संघर्ष में भी स्थिर रहने वाले। युद्ध में स्थिर। हाँ, ये वो बिंदु है जहां भौतिकता कम होती है और आध्यात्मिकता, अंदरूनी शांति की शुरुआत होती है। युधिष्ठिर की स्थिरता। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। बाहरी उथल पुथल के बीच भी अंदर से शांत। बिल्कुल। और कृष्ण कहाँ है इस नक्शे में? हाँ, कृष्ण। स्रोत उन्हें रखते हैं सहस्रार चक्र पर, यानी सर्वोच्च चेतना, परम ज्ञान,
वो गाइड हैं, मार्गदर्शक। सर्वोच्च चेतना। हाँ। तो ये जो पूरा युद्ध है, कुरुक्षेत्र का मैदान, ये असल में क्या दर्शाता है? स्रोत के अनुसार ये हमारे अंदर का ही महायुद्ध है। अंदर का? हाँ, एक तरफ मन की वो 100 बाहरी आदतें, वो भटकाव, कौरव हैं जो हमारी आत्मा को, हमारे जीव को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसे भटकाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे 5 संतुलित तत्व, पांडव, हमारी अंदरूनी शक्तियां जो आत्मा को मुक्त कराने के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये अंदर का युद्ध है। और कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, ये 2 शब्द भी आते हैं। हाँ, देखिए, कुरुक्षेत्र है बाहरी कर्म का मैदान। हाँ। कुरु यानी करो, क्षेत्र यानी मैदान, ये दुनिया जहां हमें एक्शन लेना है, कर्म करना है। बाहरी दुनिया। और धर्म क्षेत्र है हमारा अंदरूनी मानसिक जगत, हमारा मन, हमारी चेतना, जहां विवेक और संतुलित तत्वों यानी पांडवों का प्रभुत्व होना चाहिए। अच्छा, एक बाहरी मैदान, एक अंदरूनी। अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ें तो ये एक अंदरूनी यात्रा है। हमारी जो सोई हुई दिव्य शक्ति है, कुंडलिनी कह सकते हैं, वो जागृत होती है, संतुलित तत्वों यानी पांडवों की मदद से ऊपर उठती है और आत्मा को, जीव को सर्वोच्च चेतना यानी कृष्ण या शिव से मिला देती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। बिल्कुल, यही है पांडवों की असली विजय। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि अंदरूनी विकास का, अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने का एक बहुत ही सकारात्मक, एक आशावादी रास्ता है। तो महाभारत सिर्फ इतिहास या कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर जो युद्ध चलता रहता है, उसका एक नक्शा है। बाहरी दुनिया की खींचतान और अंदरूनी संतुलन पाने की कोशिश के बीच का संघर्ष। हाँ, ये हमें अपनी अंदरूनी यात्रा को समझने में बहुत मदद कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए, ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है। क्या? कि अगर कुरुक्षेत्र बाहरी कर्म का क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र अंदर का दायरा, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई इन दोनों में संतुलन कैसे बनाए? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। हम दुनिया में एक्टिव रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, अपनी अंदरूनी शांति और अपनी कृष्ण चेतना यानी अपनी सबसे ऊंची संभावना की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। कर्म और ध्यान का संतुलन। बिल्कुल। मानव और द्विपादीय जैविक संरचनाएं, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि हम इंसानों की बनावट और जो दूसरे 2 पैरों पर चलने वाले जीव हैं, जैसे बंदर, वनमानुष, उनमें क्या फर्क है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि क्यों इंसानी शरीर आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे साधना कहते हैं, उसके लिए खास तौर पर बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, ये स्रोत असल में हमारी शारीरिक बनावट और खासकर रीढ़ की हड्डी, पूंछ के निशान और दिमाग के विकास पर फोकस करता है। और ये बताता है कि ये जो फर्क हैं, वो हमारी क्षमताओं पर कैसे असर डालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये बनावट को मनोविज्ञान और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षमता से जोड़ता है। हाँ, जैसे स्रोत में जिक्र है कि इंसान और ओरांगोटांग, चिंपांजी, गुरिल्ला, ये सब 2 पैरों पर चलते हैं। द्विपादीय। हाँ, बिल्कुल। बंदर भी हैं, पर वो सीधे तन कर नहीं खड़े हो पाते हैं ना? नहीं, उनकी बनावट वैसी नहीं है। और वो ओरांग-ओरांगटांग वाली बात भी है कि ट्रेनिंग से सिगरेट पीना सीख सकते हैं। स्रोत इसे पादक मनोविज्ञान कहता है। हाँ, पादक मनोविज्ञान मतलब वो इंसानों जैसा जटिल विचार नहीं, पैरों या हाथ पैरों के इस्तेमाल पर आधारित व्यवहार। मानवीय मनोविज्ञान नहीं। बिल्कुल नहीं। और हमारी जो जैविक बनावट है, हमारा नर्वस सिस्टम, वो दूसरे द्विपादों से कहीं ज्यादा विकसित है। एक बड़ा फर्क है रीढ़ की हड्डी में। हम इंसानों में जो पूंछ वाली हड्डी होती है ना, टेलबोन, जी, वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, जबकि बंदरों में वो बाहर निकली पूंछ का बेस बनती है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इंसानी भ्रूण में भी शुरू के 4 महीने तक पूंछ बनती है। सच में? हाँ, पर फिर वो धीरे धीरे 8वें महीने तक शरीर में ही घुल मिल जाती है। ये एक बहुत अहम फर्क है। और यहीं से बात थोड़ी और गहरी होती है। स्रोत का दावा है कि ये जो सीधा खड़ा होना है ना, हाँ, ये साधना के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब हम सीधे होते हैं तो शरीर के 5 खास कंट्रोल पॉइंट्स, क्या कहा गया है स्रोत में? पंच महाभूत नियंत्रक। जी, पंच महाभूत नियंत्रक, जैसे शरीर की ऊर्जा या तत्वों के केंद्र। हाँ, तो वो एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से इस सीधी रेखा में होने से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बिना रुकावट के हो पाता है, जो ध्यान और चेतना के ऊंचे स्तरों के लिए जरूरी माना जाता है। अच्छा। जबकि पूंछ वाले जानवर या झुके हुए द्विपाद, जैसे बिना पूंछ वाले बंदर भी, हाँ, चिंपैंजी वगैरह, हाँ, वो इस तरह साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ये कंट्रोल पॉइंट्स एक कर्व्ड लाइन, एक घुमावदार रेखा पर होते हैं। इसके अलावा दिमाग का साइज मतलब कपाल, हाँ, वो भी,
चिंपैंजी गोरिल्ला का कपाल इंसानों से छोटा होता है। तो मतलब न्यूरॉन्स कम। जी, तंत्रिका कोशिकाएं कम होती हैं और हमारे हाथ वो चलने के लिए नहीं बने हैं ज्यादातर। चीजें पकड़ने, बारीक काम करने के लिए। सही कहा। जबकि बंदर अपने अगले पैरों से चलते भी हैं और पकड़ते भी हैं। तो स्रोत ठीक ही कहता है कि बंदर की पूंछ काट भी दें तो भी वो इंसान नहीं बन सकता। बिल्कुल। अच्छा, और गति की बात करें तो? हाँ, बंदर तो तेज भागते हैं। हाँ, वो अपनी पूंछ को 5वें पैर की तरह इस्तेमाल करते हैं और चारों पैरों पर दौड़ते हैं तो इंसानों से तेज होते हैं। स्रोत इस तेजी को लसिका ग्रंथियों मतलब लिम्फेटिक ग्लैंड से भी जोड़ता है। लिम्फ ग्लैंड्स, वो तो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है ना? हाँ, पर स्रोत के मुताबिक इंसानों में ये बांह और जांघ के जोड़ों पर होती हैं और कूदने की क्षमता से जुड़ी हैं। बंदरों में ये ज्यादा एक्टिव होती हैं। अच्छा, और स्रोत में एक और बात थी, बालों के बारे में। जी हाँ, एक अनोखी बात कि इन ग्रंथियों की एक्टिविटी का कनेक्शन शरीर के उन हिस्सों पर बालों के उगने से भी है। मतलब स्रोत का एक अवलोकन है कि अगर किसी में बाल कम है तो शायद उसकी लसिका ग्रंथियां कम विकसित हों और कूदने की क्षमता भी कम हो। ये तो काफी स्पेसिफिक डिटेल है तो अब इन सब जैविक बातों के बाद स्रोत इस पॉइंट पर आता है कि इंसान का शरीर मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। वो श्लोक भी है, सुकृतेर मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन मोक्षमाप्नुयात्। हाँ, कि अच्छे कर्मों से मानव जन्म मिलता है पर मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए। तो इसका निचोड़ क्या है? ये शरीर बस एक मौका है? हाँ, स्रोत यही कहता है। ये एक असाधारण मंच है, एक यूनिक अवसर, और परम सत्य या आत्मज्ञान का रास्ता दिमागी कसरत नहीं बल्कि पूरा आत्मसमर्पण है। परम पुरुष को चुनौती देना नहीं बल्कि उसके आगे झुक जाना। स्रोत कहता है कि ये मानव शरीर इसी संभावना के लिए मिला, एक उपहार है। समझ गया। स्रोत में वो हिजड़ों के कपाल के आकार पर भी एक बायोलॉजिकल पॉइंट था। हाँ, एक छोटा सा उल्लेख है, स्त्री और पुरुष हिजड़ों के कपाल की तुलना और लिंग परिवर्तन से जुड़ी कुछ संभावित शारीरिक दिक्कतों का जिक्र। पर जैसा स्रोत खुद कहता है, इस पर शोध ज्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, वो एक साइड नोट की तरह है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस स्रोत ने हमें इंसानी शरीर की खासियतें बताईं, खासकर ये सीधी रीढ़ और विकसित दिमाग। हाँ, और मुख्य बात यह है कि यही बनावट इस स्रोत के नजरिए से हमें ऊंची संभावनाओं के लिए तैयार करती है, खासकर आध्यात्मिक अभ्यास यानी साधना के लिए। ये एक कीमती जैविक मंच है। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर इंसानी शरीर में वाकई ये अनोखी क्षमता है और आत्मज्ञान का रास्ता आत्मसमर्पण से है, जैसा स्रोत कह रहा है, तो इस जैविक वरदान का इस्तेमाल करते हुए उस समर्पण का असली मतलब क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में, इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम एक बहुत दिलचस्प नजरिए पे बात करने वाले हैं कि कैसे इंसानी मनोविज्ञान, आप कह सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों की जड़ में है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस बात पे जोर देता है कि इंसान सिर्फ एक सोचने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि एक तरह की जैविक मशीन है, और कैसे हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को इस हकीकत को ध्यान में रखकर एक बड़े मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि इंसान का स्वभाव कैसा है, उसकी अंदरूनी इच्छाएं, ज़रूरतें, यहाँ तक कि उसकी जो आध्यात्मिक खोज है, वो क्यों किसी भी समाज या अर्थव्यवस्था के कामयाब होने के लिए इतनी ज़रूरी है। स्रोत इस बात पे भी गौर करता है कि जब सिस्टम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो क्या गड़बड़ होती है। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, स्रोत की शुरुआत ही देखिए इसी विचार से होती है कि मानव शरीर एक जटिल जैविक मशीन जैसा है, और समाज सही ढंग से चले, लोग सिर्फ अपने फायदे का ना सोचें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो सामाजिक आर्थिक नियम है वो किसी ऊंचे लक्ष्य से जुड़े हों। स्रोत इसे परमात्मा कहता है। ये सोचना ही अपने आप में दिलचस्प है कि हमारी बायोलॉजी समाज के ढांचे से कैसे जुड़ी है। बिल्कुल, और स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाता है कि हमारा सामाजिक आर्थिक जीवन भी कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो खुद एक तरह की जैविक संरचना है। ये भी हमारी अंदरूनी मनोवैज्ञानिक इच्छाओं और रुझानों से चलती है। यूं समझिए जैसे शरीर अपने नियमों से चलता है ना? वैसे ही समाज भी इंसान की जो अंदरूनी बनावट है उससे प्रभावित होता है।
स्रोत साफ कहता है कि आप इन पैदाइशी इच्छाओं को दबा नहीं सकते। कोई भी सिस्टम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है एक तरह से। हाँ, और इसी बुनियाद का हवाला देकर स्रोत एक खास विचारधारा की आलोचना करता है, साम्यवाद या मार्क्सवाद की। तर्क ये दिया गया है कि ये सिस्टम इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि ये इंसान के मूल मनोविज्ञान के खिलाफ गया, खासकर मालिकाना हक के मामले में, जैसे जमीन या संपत्ति। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत के हिसाब से ये क्यों फेल हुआ, क्या खास वजह बताई उन्होंने? हाँ, देखिए, स्रोत का मानना है कि मार्क्स का जो विचार था कि सब कुछ राज्य का हो या कम्यून का हो, समूह का हो, वो इंसान की अपनी चीजों से जुड़ने की जो गहरी भावना होती है ना, उसके बिल्कुल उलट था। उन्होंने किसान का उदाहरण दिया है जो इसे काफी साफ करता है कि एक किसान अपनी जमीन देने में हिचकिचाएगा, बहुत ज्यादा दबाव में शायद दे भी दे, लेकिन शायद वो खेत में होगी फसल का कुछ हिस्सा ज्यादा आसानी से दे देगा अपनी जमीन के मुकाबले। अच्छा। और अगर बात घर में रखे अनाज की आए तो शायद उसकी पत्नी और भी कम देना चाहेगी, क्योंकि घर से उसका जो भावनात्मक जुड़ाव है वो जमीन से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। ये दिखाता है कि अलग अलग चीजों से हमारा जुड़ाव और हमारा मनोविज्ञान कितना अलग अलग होता है। तो स्रोत जोर देता है कि सिस्टम को इन गहरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक और अहम बात स्रोत ये कहता है कि साम्यवाद के नाकाम होने में आध्यात्मिक लक्ष्यों की कमी का भी बड़ा हाथ था। आध्यात्मिक लक्ष्यों की कमी मतलब ये कि जब सिस्टम इंसान की सिर्फ भौतिक जरूरतों पर ध्यान देता है और उसकी गहरी आध्यात्मिक खोज को, उसकी जरूरत को नकारता है, तो उसमें कुछ अधूरा रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता। समझ रही हूँ। तो हमने देखा कि स्रोत कैसे बाहरी व्यवस्थाओं की आलोचना कर रहा है जब वो इंसान की अंदरूनी बनावट से मेल नहीं खाती। पर ये अंदरूनी बनावट असल में है क्या? क्या स्रोत इसके बारे में कुछ और बताता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसके अंदर की कुछ परतें खोलता है। 4 दिलचस्प शब्द दिए हैं उन्होंने: उच्चेतना, उद्वृत्ति, वृत्ति और भाव प्रवणता। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, पर उदाहरण से आसान हो जाएंगे। हाँ, बताइए ना। जैसे वो कोलकाता वाला उदाहरण था शायद। हाँ, वही। मान लीजिए किसी को कोलकाता जाने का सिर्फ ख्याल आया, हल्का सा। ये हुई उच्चेतना, मतलब एक हल्की सी प्रेरणा, एक इंस्टिंक्ट। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, वो जुनून में है, पैसे नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही, फिर भी सारी बाधाएं पार करके कोलकाता पहुंच जाता है। वो है उद्वृत्ति, यानी जबरदस्त पैशन, एक भावावेश। अच्छा, ये तो काफी तीव्र हुआ। हाँ। तीसरा शायद इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे वहां कुछ खास खरीदना है या किसी दोस्त से मिलना है। ये उसकी एक खास इच्छा या वृत्ति है, मतलब एक रुझान, एक प्रोपेंसिटी। और चौथा, मान लीजिए किसी ने समझाया कि भाई कलकत्ता मत जाओ, वहां बहुत भीड़ है, परेशानी होगी, पर वो भावनाओं में बहकर भाव प्रवणता या सेंटिमेंट सलाह अनसुनी कर देता है और चला जाता है। तो स्रोत कहता है कि ये चारों प्रेरणा, जुनून, रुझान और भावनाएं, ये सब मिलकर इंसान के व्यवहार को चलाते हैं और समाज को, किसी भी सिस्टम को इन सब का ध्यान रखना होगा। और इन सबके साथ स्रोत एक और गहरी चीज भी तो जोड़ता है, आध्यात्मिक प्यास और भूख। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, स्रोत इसे मूलाधार चक्र से जोड़ता है, जिसे यौगिक परंपरा में सबसे बुनियादी ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जहां हमारी सबसे गहरी मूलभूत इच्छाएं होती हैं, जैसे सुरक्षा, जरूरतें पूरी करना, जीवन का अर्थ खोजना, जिससे स्रोत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में बताता है। ये सिर्फ ऊपरी इच्छाएं नहीं है, बल्कि इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, आप कह सकते हैं। तो स्रोत का तर्क है कि कोई भी सामाजिक आर्थिक सिस्टम या जीवन जीने का तरीका, जिसे वो साधना पद्धति कहते हैं, वो तभी पूरा होगा जब वो इंसान की इन गहरी आध्यात्मिक जरूरतों को भी जगह देगा, उन्हें भी संतुष्ट करेगा। यानी सिर्फ भौतिक जरूरतें काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि इंसान इस सही रास्ते, मतलब एक उच्च उद्देश्य की तरफ जाने वाले स्वीकृत मार्ग से पूरी तरह भटक नहीं सकता। बड़े पैमाने पर देखें तो स्रोत का मानना है कि टिकाऊ और संतोष देने वाली सामाजिक व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी इंसान को स्वीकार करे, सिर्फ उसके शरीर और दिमाग को नहीं, बल्कि उसकी रूहानी जरूरतों को भी। ये तो काफी गहरी बात है। स्रोत के आखिर में एक उम्मीद भरी पुकार भी है, जैसा आपने बताया था। एक सकारात्मक संदेश है कि हमें मानव जीवन का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए, पुरानी गलतियां भूलकर विगड़ी जीवन अनेकी सुगरी जनमाज आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ताकत समाज की सेवा में लगानी चाहिए, समाज को प्रदान करो, मानवता का वास्तविक विकास करो
और एक तरह से भक्त बनना चाहिए, परम पुरुष के भक्त भी बनो। इसका मतलब क्या निकलता है? ये भविष्य के लिए क्या कहता है? इसका मतलब है कि हमें अपने कामों को और समाज के लक्ष्यों को इंसान के स्वभाव और उसके गहरे मकसद की समझ के साथ जोड़ना होगा, अलाइन करना होगा। ये भविष्य के लिए एक दिशा दिखाता है, एक ज्यादा आशावादी, एक ज्यादा मानवीय दिशा, जहां व्यक्तिगत संतुष्टि और समाज की भलाई साथ साथ चलें, विरोध में नहीं। तो संक्षेप में इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं तभी सबसे असरदार, टिकाऊ और मानवीय हो सकती हैं जब वो इंसान के मनोविज्ञान की गहरी समझ पर बनी हो, जिसमें उसकी अंदरूनी प्रेरणाएं, भावनात्मक जरूरतें और आध्यात्मिक तलाश ये सब शामिल हों, जैसा कि स्रोत हमें बताता है। बिल्कुल सही। और इन्हें नजरअंदाज करना स्रोत के मुताबिक वो नाकामी की ओर ही ले जाता है, जैसा हमने देखा भी। तो अंत में एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। इंसान के स्वभाव और पिछली व्यवस्थाओं की जो आलोचना हमने स्रोत के नजरिए से देखी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य का एक सामाजिक आर्थिक मॉडल कैसा दिख सकता है? एक ऐसा मॉडल जिसमें न सिर्फ आर्थिक तरक्की हो, बल्कि वो इंसान की सभी जरूरतों और उम्मीदों, भौतिक, भावनात्मक और शायद आध्यात्मिक भी, इन सब का ख्याल रखे, जिससे हर व्यक्ति को संतुष्टि मिले और पूरा समाज सही मायने में आगे बढ़े। क्या ऐसा संभव है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी दिशा में सोचना और काम करना आगे का रास्ता है। मानव शरीर, जैविक यंत्र और मन, इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत हमारे शरीर को एक अद्भुत जैविक मशीन की तरह कैसे देखता है और इसे चलाता कौन है? हमारा मन। हाँ, बिल्कुल। कभी सोचा है हमारा ये शरीर इतना जटिल, इतना संवेदनशील कैसे काम करता है? इसके पीछे का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आज का मकसद यही है कि इस स्रोत से जो विचार निकले हैं उन्हें खंगालें, समझें कि ये जैविक यंत्र अपनी प्रेरणाएं, अपनी ऊर्जा कहाँ से पाता है। सही। तो स्रोत की शुरुआत ही इस क्रांतिकारी विचार से होती है कि मानव शरीर एक जैविक यंत्र है। ये सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। एक ऐसी मशीन जो खुद सीखती है, महसूस करती है और पूरी तरह से मन के निर्देशों पर चलती है। हाँ। और ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड, एक जैविक प्लेटफॉर्म है। स्रोत ये भी संकेत देता है कि इस शरीर का मालिक या ऑपरेटर वो कोई और है। अच्छा। हाँ, जिसने इसने मन को स्थापित किया है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि मन खुद को शरीर का हिस्सा मानने लगता है। वो सोचता है ये मेरा शरीर है, ताकि वो अनुभव कर सके। हाँ, ताकि वो इसके जरिए अनुभव ले सके। हाँ। ये चेतना और अस्तित्व के बारे में बड़े बुनियादी सवाल खड़े करता है। तो ये मालिक वाली बात, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? क्या मतलब है कि हम, यानी हमारी जो चेतना है, वो इस शरीर रूपी यंत्र के ड्राइवर हैं? स्रोत कुछ इसी तरफ इशारा करता है और इससे भी आगे बढ़कर वो आत्मा को एक साक्षी या ऑब्जर्वर के रूप में देखता है। साक्षी मतलब देखने वाला। हाँ, कल्पना कीजिए जैसे कोई कंट्रोल रूम है जहां से सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। अगर ये साक्षी देखना बंद कर दे तो मन की जो गतिविधियां हैं वो भी रुक जाएंगी। अरे, ये चेतना और हमारे कामों के बीच एक गहरा, एक एक्टिव संबंध दिखाता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि एक उच्चतर जागरूकता है जो हमारे विचारों और कार्यों पर नजर रख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। निश्चित रूप से। और यही जागरूकता, देखिए, भविष्य में आत्म सुधार और मानसिक स्पष्टता की कुंजी बन सकती है। अच्छा। अगर हम ये समझ जाएं कि हम सिर्फ अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी भी हो सकते हैं, तो हम उन्हें बेहतर ढंग से गाइड कर सकते हैं। अब ये मन खुद कैसे काम करता है? स्रोत उसे भी दो हिस्सों में बांटता है। हाँ, मैंने पढ़ा, अंतःकरण और बहिर्करण। हाँ, ये वर्गीकरण मुझे काफी लॉजिकल लगा। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू और उसके पेरिफेरल्स होते हैं ना, जी जी, कीबोर्ड, स्क्रीन। बहुत बढ़िया उपमा है। बिल्कुल। अंतःकरण यानी भीतरी प्रक्रिया, ये सीधे मन की गहराइयों से जुड़ा है। जैसे भूख लगना, हाँ। कोई पुरानी बात याद आना, कोई इच्छा जागना, ये सब वहीं से शुरू होता है। ये हमारी अंदर की दुनिया है। हाँ। हमारी बुनियादी प्रेरणाओं का सेंटर। और बहिर्करण? और बहिर्करण है बाहरी दुनिया से संपर्क का जरिया। हमारी 10 इंद्रियां,
और ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाँ, और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं, बोलना, पकड़ना, चलना, प्रजनन, उत्सर्जन। ये तो सच में आधुनिक तकनीक के सेंसर्स और एक्चुएटर्स जैसे ही हैं, बिल्कुल सही कहा। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है प्रकृति की। है ना? ज्ञान इंद्रियां बाहरी दुनिया से लगातार डेटा इकट्ठा करती हैं, हमें अपने आसपास का एक लाइव मल्टी सेंसर अनुभव देती हैं। फिर कर्मेंद्रियां उस डेटा के आधार पर या फिर अंतःकरण से मिली प्रेरणा के आधार पर काम करती हैं। अच्छा। ये एक अद्भुत रियल टाइम फीडबैक लूप है जो हमें अपने माहौल के साथ तालमेल बिठाने और प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। सोचिए कितना जटिल और समन्वित सिस्टम है ये। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, जैसा स्रोत बताता है, कि इन सभी कामों की असली प्रेरणा, जिसे प्रवृत्तिगत प्रेरणा कहा गया है, हाँ, वो अंतःकरण से ही आती है। जी हाँ, मतलब हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, यादों और इच्छाओं के गहरे समंदर से। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे जो काम हैं वो सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है, वो हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति से गहरे जुड़े हुए हैं। जब अंतःकरण में कोई विचार या भावना उठती है तो शरीर लगभग ऑटोमैटिकली उस दिशा में काम करने लगता है। ये मन और शरीर के बीच का सीधा बहुत शक्तिशाली कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने अंतःकरण को, अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लें, तो हम अपने कामों को और शायद अपनी पूरी जिंदगी को ज्यादा प्रभावी ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, और यही इस समझ का सबसे आशावादी और आप कह सकते हैं भविष्योन्मुखी पहलू है। अगर हम अपने मन की कार्यप्रणाली को गहराई से समझ लें तो न केवल हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में क्रांति ला सकते हैं, वाह, बल्कि अपनी जो छिपी हुई क्षमताएं हैं उनको भी उजागर कर सकते हैं। ये मानव क्षमता के विकास के लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। तो कुल मिलाकर स्रोत हमें दिखाता है कि मानव शरीर एक असाधारण जैविक यंत्र है जिसे मन की गहरी प्रवृत्तियां चलाती हैं। सही। हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से बातचीत का पुल है और प्रेरणा का असली स्रोत हमारे भीतर है, अंतःकरण में। ये समझ हमें खुद को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, अगर मन ही इस अद्भुत जैविक यंत्र का मुख्य संचालक है तो फिर खुद मन की वास्तविक प्रकृति, उसकी सीमाएं और उसकी असीम संभावनाओं को और गहराई से जानने और समझने से हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं। सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे पास वृत्ति और जैव मनोविज्ञान से जुड़े कुछ विचार हैं जो बताते हैं कि ये भावनाएं, जिन्हें यहाँ वृत्ति कहा गया है, ये सिर्फ एहसास नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। बिल्कुल। सोचिए, ये सृष्टि के विकास में मन के उभरने का एक तरह से संकेत है। जैसे प्यार, डर, नफरत, ये तीव्र अभिव्यक्तियां। और ये केवल अंदर नहीं रहती हैं ना, इन्हें बाहर आने का रास्ता चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये वृत्तियां हैं क्या, शरीर से, खासकर हमारी ग्रंथियों से इनका क्या लेना देना है, और जीवन का जो बड़ा मकसद है उसमें इनका क्या रोल है। चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है वृत्ति की, मतलब सेंटिमेंट या मन का भाव। स्रोत कहता है कि जब यही भाव शरीर की कुछ खास ग्रंथियों पर असर डालता है, हाँ, जो निचली ग्रंथियां हैं, सहस्रार और आज्ञा चक्र को छोड़कर, हाँ, तो उसे प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट कह सकते हैं। जी, कुछ लोग उसे अक्यूमुलेटेड सेंटिमेंट भी मानते हैं, मतलब ऐसा भाव जो अब आदत बन गया हो। लेकिन साधक इसे सीधे ग्रंथियों को प्रभावित करने वाला सेंटिमेंट ही मानते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, देखिए, कि ये ग्रंथियां हमारी इंद्रियों के लिए सबस्टेशन जैसी हैं। मतलब कंट्रोल तो दिमाग में है, पर ये उसके उपकेंद्र हैं। ओके। और हमारा मन इन वृत्तियों को 2 दिशाओं में ले जा सकता है। एक है संकल्पात्मक। संकल्पात्मक मतलब जब वृत्तियां अंदर की ओर मुड़ती हैं, परम पुरुष की ओर, ये सकारात्मक ऊपर उठने वाली दिशा है। अच्छा। और दूसरी है विकल्पात्मक, जब वो बाहरी दुनिया की तरफ भागती हैं, मतलब सांसारिक चीजों में उलझ जाती हैं। समझ गया। लेकिन बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए, काम करने के लिए इंद्रियां तो चाहिए ही ना? बिल्कुल चाहिए। स्रोत यही कहता है कि हमारा जो सूक्ष्म मस्तिष्क है वो सीधे बाहर काम नहीं कर सकता, उसे इन इंद्रियों और ग्रंथियों के नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो हर वृत्ति का जो बीज है वो दिमाग में है। हाँ, बीज या जड़ दिमाग में है, पर वो अंकुरित होती है, मतलब प्रकट होती है इन ग्रंथियों के जरिए, इन उपकेंद्रों से। अच्छा, तो क्या इनकी कोई गिनती भी है? मतलब कितनी वृत्तियां होती हैं?
स्रोत बताता है कि शारीरिक बनावट जितनी जटिल होगी, वृत्तियों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। ओके। इसीलिए उन्नत जीवों में जैसे इंसानों में वृत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। अनुमान है कि करीब 1000 हैं। 1000? हाँ, जिनमें से 50 को स्थूल या मुख्य माना गया है और बाकी सब उनके सूक्ष्म रूप है। और इन सब का जो मूल बीज है वो मस्तिष्क के सबसे ऊंचे केंद्र में होता है, जिसे योगी सहस्रार चक्र कहते हैं, वो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। बिल्कुल वही सहस्रार चक्र। तो जो नीचे के चक्र हैं, मूलाधार से विशुद्धि तक, हाँ, वो क्या करते हैं? वो इन 50 में से 48 वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है आज्ञा चक्र, वो 2 को नियंत्रित करता है। कौन सी 2? एक वो जो पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है, और दूसरी अपराविद्या यानी सांसारिक या भौतिक ज्ञान की ओर। और सहस्रार, वो बाकी 50 को कैसे? हाँ, सहस्रार चक्र ही इन 50 मुख्य वृत्तियों को 10 इंद्रियों के माध्यम से 10 अलग-अलग दिशाओं में चलाता और नियंत्रित करता है। तो हो गए ना 50 गुणा 2 आंतरिक बाहें गुणा 10, पूरे 1000। कमाल है। ये तो पूरा एक आंतरिक विज्ञान है। लेकिन इस सब को समझने का असल मकसद क्या है? मतलब जीवन से इसका क्या कनेक्शन है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात जुड़ती है। स्रोत के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य के जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक साधना। हाँ, और हम जो भी करते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, ज्ञान पाना हो, दूसरों की मदद करना हो, वो सब अपनी और दूसरों की साधना को गति देने के लिए ही होना चाहिए। हमारे कर्म ऐसे हों कि ये साधना तेज हो। ये बात उससे भी जुड़ती है ना, जहाँ कहा गया है कि युवावस्था में सही संकल्प लेना, सही रास्ता चुनना कितना जरूरी है, जैसे पढ़ाई का सही क्षेत्र चुनना। तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, फिर जीवन में सफलता भी मिलती है। हाँ, और ये चीज अंततः उस बड़े उद्देश्य यानी साधना में भी मदद करती है। गलत चुनाव से तो ऊर्जा बिखर जाती है ना। बिल्कुल। और इसी साधना के जरिए योगी क्या करते हैं, वो सहस्रार चक्र पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं और फिर निर्विकल्प समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं। निर्विकल्प समाधि मतलब निरपेक्ष चेतना। हाँ, वो अवस्था जहां मन अपनी सारी वृत्तियों और उनमें छिपे संस्कारों से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। यही है वो अणुमन द्वारा जमा किए गए सारे मानसिक संवेगों की समाप्ति, और यही है परम पुरुष के साथ वो महामिलन जिसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष, ये तो बहुत ही सकारात्मक और ऊंचा लक्ष्य लगता है। बिल्कुल, ये परम सकारात्मक और आशावादी लक्ष्य है। तो सार ये हुआ कि हमारी ये जो वृत्तियां हैं, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये गहरी जैव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारी ग्रंथियों और चक्रों से जुड़ी हुई हैं। जी, और इन्हें समझकर हम सचेत रूप से इन्हें संकल्पनात्मक दिशा दे सकते हैं, मतलब अपने मानवीय उद्देश्य साधना और आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का निचोड़ यही है कि अपने अंदर की इन गहराइयों को जानकर हम सिर्फ बाहरी हालात पर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। हाँ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। हाँ, उसे सिर्फ दुनियावी इच्छाओं में न लगाकर ऊंचे लक्ष्यों की ओर मोड़ सकते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम अपनी इन अंदरूनी क्रिया विधियों को, इन वृत्तियों, ग्रंथियों, चक्रों के पूरे तंत्र को और बेहतर ढंग से समझें और साधना का मार्ग अपनाएं, तो क्या ये हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और विकसित भविष्य बनाने की शक्ति नहीं देगा?